Hello guys, what's up? This is Amit Majan. I hope that you are doing absolutely well. So कसकाय सो आज दोस्तों हम लोग करेंगे रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी का सुपर रिवीजन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बढ़िया सा रिवीजन। और मैंने तुम लोगों के लिए क्या किया है कि आई हैव मेड सम समरी नोट्स, मतलब 3-4 पेजेस के अंदर पूरा का पूरा तुम्हारा रजिस्ट्रेशन चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सर हम लोगों को ये समरी नोट्स किधर मिलेंगे? समरी नोट्स यू विल गेट ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो मैंने ऑलरेडी पहले भी काफी सारे रिवीजन लेक्चर्स अपलोड कर दिए, तो एक बार प्लेलिस्ट भी चेक करना। आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली फाइंड ऑल दोज वीडियोस वेरी हेल्पफुल। लेट्स स्टार्ट बावा। स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन। देखो दोस्तों, ये जो पूरा चैप्टर है, दिस रजिस्ट्रेशन चैप्टर हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मतलब जो पहला पार्ट है, वो पहला पार्ट मेनली बात करता है कि कभी रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, कौन से केसेस में रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी टेकन, कौन से केसेस में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी बेसिस पे लेना चाहिए। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इज अ थ्योरी पार्ट। थ्योरी पार्ट मतलब तुम लोगों का प्रोसेस क्या होना चाहिए, तुम लोग ने बैंक स्टेटमेंट्स देने चाहिए क्या, कौन से केसेस में तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। तो सबसे पहले लेट्स डिस्कस द फर्स्ट पार्ट, दैट इज 3 सेक्शंस हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। सेक्शन नंबर 22, सेक्शन नंबर 23 एंड सेक्शन नंबर 24। 22 के अंदर बोला है कि कौन से केसेस के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। 23 के अंदर बोला है कि कौन से केसेस में पर्सन्स आर नॉट लायबल टू रजिस्टर एट ऑल। एंड 24 के अंदर लिखा है कि कौन से केसेस में मैंडेटरी बेसिस पे तुम लोगों को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एकदम परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। ये 3 सेक्शंस हम लोग देखते हैं। सबसे पहला सेक्शन वी विल डू 23। तो सब लोग इधर आ जाओ। 23 के अंदर क्या लिखा है? 3 मेजर पॉइंट्स इन सेक्शन नंबर 23, दैट इज पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। 3 पॉइंट। सबसे पहला, इफ यू आर प्रोवाइडिंग नॉन टैक्सेबल और एग्जाम्ड सप्लाई। अरे भाई, तुम लोग ही दिमाग लगा के सोचना। अगर तुम लोग एक नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब क्या? तुम लोग अगर पेट्रोल बेच रहे हो, तुम लोग अगर दारू बेच रहे हो, तो अगर तुम लोग सिर्फ दारू बेच रहे हो या फिर पेट्रोल बेच रहे हो, उस पे कभी भी जीएसटी लगता है क्या? नहीं लगता है। अगर इस पे कभी जीएसटी लगता ही नहीं है, तो व्हाई आर वी डिस्कसिंग अबाउट कि उसको रजिस्ट्रेशन लेना है क्या? इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन, राइट? So that's why if you are providing non exclusively non-taxable supply or exempt supply, you are not required to take a registration, right? This is your first point. The second point is, if you are an agriculturist who is supplying goods, or sorry, who is supplying produce out of cultivation of land, मतलब जो एग्रीकल्चरिस्ट है, जो कल्टीवेशन ऑफ लैंड से प्रोड्यूस करके जो आउटसाइड मतलब बेसिकली वो बेच रहा है, देन इन दैट केस उसको ही ये बेनिफिट दे दिया है। बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एवरी एग्रीकल्चरिस्ट विल नॉट गेट द बेनिफिट। अंडरस्टैंडिंग, जो एग्रीकल्चरिस्ट जो सप्लाई करता है प्रोड्यूस आउट ऑफ लैंड, उनको ही सिर्फ क्या, बेसिकली फार्मर, उनको ही सिर्फ क्या मिला है? ये बेनिफिट मिला है, नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन। एकदम बराबर। दिस इज योर सेकंड पॉइंट। द थर्ड पॉइंट इज सप्लायर्स ऑफ आरसीएम सप्लाईज। इसका मतलब क्या सर? अगर मैं तुम लोगों को आरसीएम सप्लाई कर रहा हूं, अगर मैं तुम लोगों को सप्लाई कर रहा हूं, उस पे लगता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर उस पे लगता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो दोस्तों एक सिंपल बात मैं तुम लोगों को पूछता हूं, मेरे केस में अगर मैं सिर्फ आरसीएम सप्लाई ही कर रहा हूं, तो इन कहने से मुझे कभी भी जीएसटी पे करने का लायबिलिटी नहीं आएगा। बिकॉज मैं सिर्फ अगर आरसीएम सप्लाई करता हूं, इट विल ऑलवेज बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेसिपिएंट टू पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट। तो अगर रेसिपिएंट ही जीएसटी देने वाला है, तो मुझे कभी भी जीएसटी कलेक्ट करने का लायबिलिटी आएगा? नहीं। पे करने का लायबिलिटी आएगा? नहीं। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन लेके करूँ क्या? इसके लिए इफ यू आर अ सप्लायर ऑफ आरसीएम सप्लाईज, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक एनी काइंड ऑफ registration. I hope you are crystal clear with this part. So number 1 done, number 2 done, number 3 done. Along with me, everybody is going to repeat. 3 पॉइंट्स जो है सब लोग याद रखेंगे। सबसे पहले, इफ यू आर प्रोवाइडिंग नॉन टैक्सेबल और exempt सप्लाई। सेकंड पॉइंट इज, यू आर एन एग्रीकल्चरिस्ट प्रोड्यूस आउट ऑफ लैंड। एंड थर्ड पॉइंट इज, इफ यू आर अ सप्लायर ऑफ आरसीएम सप्लाई। परफेक्ट, ओके। दिस इज योर सेक्शन नंबर 23। कम टू सेक्शन नंबर 24। अभी 23 में भी थोड़े और पॉइंट्स है, पर हम लोग जो ऊपर का सेक्शन 22 करेंगे ना, उसके अंदर वो कवर हो जाएंगे। डोंट वरी। नाउ कम टू सेक्शन नंबर 24। 24 के अंदर बोला है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस, कि कुछ कुछ केसेस के अंदर तुम लोगों को मैंडेटरी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तुम्हारा थ्रेशोल्ड लिमिट कितना भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बराबर एकदम। स्टार्ट करते हैं कौन से केसेस है। देखो, ये तुम लोगों को स्ट्रेट क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा मालूम नहीं, बट इसके पॉइंट्स तुम लोगों को बेसिकली 2-3 बार पढ़ के ना याद हो जाएंगे। तो इसका बिल्कुल भी ज्यादा स्ट्रेस तुम लोग मत लेना, ठीक है? ओके। किसको किसको लेना पड़ेगा? जो भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, यू हैव टू टेक अ रजिस्ट्रेशन।
Non-resident taxable person, you have to take a registration. Recipients receiving RCM supplies. सर अभी तो बात किया ना आरसीएम सप्लाईज, अरे बाबा जो पहले बात किया ना वो आरसीएम का सप्लायर था। ये कौन है? आरसीएम का रेसिपिएंट है। जो अपने एग्जांपल में मैं सप्लायर था, यू आर द रेसिपिएंट। इफ आई एम सप्लाइंग एक्सक्लूसिवली आरसीएम सप्लाईज ओनली आरसीएम सप्लाई, तो आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू टेक अ रजिस्ट्रेशन, बट जो आरसीएम सप्लाईज का रेसिपिएंट होता है उसको मैंडेटरी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। So CTP देखा, NRTP देखा, then we saw RCM supplies का recipient, that is point number 3. So 1 2 3 done. पॉइंट नंबर 4 पे आता है टीडीएस डिडक्टर अंडर सेक्शन 51। मतलब जो टीडीएस डिडक्ट करता है ना, अभी तुम लोग आगे जाके भी तुम लोग ने अगर पढ़ा होगा ऑफ कोर्स कि कुछ गवर्नमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स होते हैं, वो जब भी पेमेंट करते हैं स्पेसिफिक केसेस में तो उनको टीडीएस काटना पड़ता है। तो वो जो टीडीएस काटते हैं उनको तो गवर्नमेंट को पे भी करना पड़ेगा ना। तो सिंस दे आर अंडर लायबिलिटी टू डिडक्ट द टीडीएस एंड पे द टीडीएस टू द गवर्नमेंट, दे हैव टू टेक द रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर द पेमेंट पर्पस, दे हैव टू टेक इट। राइट, परफेक्ट। तो ये चार चीजें हो गई। अलॉन्ग विथ मी एवरीबडी इज गोइंग टू रिपीट। सीटीपी, एनआरटीपी, जो आरसीएम सप्लाई रिसीव करता है, जो टीडीएस डिडक्ट करता है। पॉइंट नंबर 5, एजेंट हु इज सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द टैक्सेबल पर्सन। मतलब अगर प्रिंसिपल एक टैक्सेबल पर्सन है और उसका अगर तुम लोग एजेंट रहोगे, देन इन दैट केस वो एजेंट को भी क्या करना पड़ेगा? मैंडेटरी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। परफेक्ट एकदम। जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब से फॉर एग्जांपल मेरा एक कंपनी है, बराबर, मेरा कंपनी है और वो आए नॉर्मल रजिस्ट्रेशन मैंने ले लिया है। अभी मुझे एक एंटिटी को आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लेना है, दैट इज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का सर्विस देनी है। अगर एकदम सिंपल है, अगर तुम लोग आईएसडी बन रहे हो एंड इफ यू आर गोइंग टू अवेल द क्रेडिट एंड डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट, डोंट यू थिंक रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होगा? So even though you have taken a normal registration, if you are ISD, you will have to take a separate ISD registration. Are you understanding? So input service distributor का अलग से ISD का registration होता है। Perfect है? Okay. Point number 6. Point number 7 is talking about OIDAR service provider located outside India to any other person in India other than registered person. वापस बोलता हूं, OIDAR सर्विस प्रोवाइडर जो आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, अगर वो इंडिया के अंदर कौन से पर्सन को सर्विस दे रहा है, देन इन दैट केस उसके केस में उन्होंने बोला है। आई विल टेल यू कि इसका कैसे सिचुएशन आता है। एवरीबडी प्लीज लुक हियर। अगर ऑइडार का कौन सा सर्विस होगा, अगर ऑइडार का कौन सा सर्विस होगा, उसका सर्विस प्रोवाइडर इज आउटसाइड इंडिया, ठीक है। अभी आउटसाइड इंडिया सर्विस प्रोवाइडर है और वो कौन से पर्सन को सर्विस दे रहा है इन इंडिया, दैट मैटर्स द मोस्ट। अगर वो एक रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा है और एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा है, अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा है, देन इन दैट केस who is the person who is going to pay the GST to the government? देखो इधर क्या बोला है, OIDAR service provider located outside India to any person in India other than a registered person। मतलब अगर वो एक रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देता होगा तो उस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा, बराबर है। सो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और रेसिपिएंट विल हैव टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। So are we talking about this? No, we are not talking about this. तो इधर in this case इसको रेसिपिएंट को देना पड़ेगा जीएसटी, तो इसको उसको देना पड़ेगा, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड पर्सन, दैट इज इफ अ सर्विस प्रोवाइडर इज आउटसाइड इंडिया, ऑइडर का, ही इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, देन इन दैट केस इस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा, इस पे लगेगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अगर इस पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगा, डोंट यू थिंक इसका लायबिलिटी नहीं बनेगा? और किसका लायबिलिटी बनेगा? सर्विस प्रोवाइडर का लायबिलिटी बनेगा। सो अगर इसका लायबिलिटी बन रहा है, डोंट यू थिंक इसको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा? उन्होंने वही इधर बोला है। तो अगर सर्विस प्रोवाइडर आउटसाइड इंडिया होगा, उसने अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दिया होगा इंडिया के अंदर, तो उस पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, एंड सिंस फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, द लायबिलिटी कम्स ऑन द सर्विस प्रोवाइडर हु इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया एंड ही विल हैव टू टेक अ रजिस्ट्रेशन। यू क्लियर विथ इट? थोड़ा सा मैं डिटेल में जा रहा हूं ये पॉइंट्स में, ठीक है। ओके। उसके बाद सिमिलरली पॉइंट नंबर 8, दैट इज ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया। मतलब कोई भी ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस, मतलब सर्विस प्रोवाइडर है, ऑनलाइन मनी गेमिंग का सर्विस प्रोवाइडर आउटसाइड इंडिया, वो इंडिया में मनी गेमिंग का सर्विस दे रहा है, देन इन दैट केस जो सप्लायर है उसको क्या देना पड़ेगा? जीएसटी देना पड़ेगा, और इसके लिए उनको रजिस्ट्रेशन लेना क्या हो जाएगा दोस्तों? मैंडेटरी हो जाएगा।
करेक्ट है, परफेक्ट एकदम, ओके। नाउ कम टू दिस पॉइंट दैट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। मैंने क्या किया है, वो तीनों पॉइंट्स थोड़े कंपाइल करके तुम लोगों के सामने रख दिए। नाउ ई कॉमर्स ऑपरेटर का एकदम मस्त तुम लोगों को एक इजी लैंग्वेज में समझाता हूं मैं कि ई कॉमर्स ऑपरेटर का कैसे होता है। देखो, यू मस्ट बी नोइंग कि यार ई कॉमर्स ऑपरेटर जो होता है ना, वो 9-5 के अंदर होंगे। डू यू रिमेंबर 9-5 के अंदर स्पेसिफिक बिजनेसेस दिए है, जो स्पेसिफिक बिजनेस ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब उसका रिस्पॉन्स उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है टू पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट। याद है क्या? ओला, उबर, बाद में जोमैटो, स्विगी, तो ये सब जो है वो 9-5 के ई कॉमर्स ऑपरेटर्स है, बराबर। तो मैं इधर ना, इधर लिखता हूं ई कॉमर्स ऑपरेटर जो 9-5 का है, ठीक है, 9-5 का, ठीक है। एंड देयर इज वन सप्लायर। ये सप्लायर कौन है? जो सप्लायर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बिजनेस कर रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल दिस पर्सन इज अ ड्राइवर, बेसिकली ड्राइवर ऑफ उबर, ठीक है। तो ड्राइवर मतलब ये सर्विस प्रोवाइडर है। ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बिजनेस कर रहा है, मतलब कहने से ही इज ए सप्लायर। यस। सो इधर ई कॉमर्स ऑपरेटर लिखा, इधर 9-5 का सॉरी, ई कॉमर्स ऑपरेटर लिखा 9-5 का, और नीचे लिखा सप्लायर, ठीक है। ओके, परफेक्ट। नाउ सब ई कॉमर्स ऑपरेटर 9-5 के अंदर आते हैं क्या? नहीं, वो स्पेसिफाइड है वही आएंगे, जो स्पेसिफाइड नहीं है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर 9-5 के अंदर नहीं आएंगे। सो मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर। नंबर वन हु इज फॉलिंग अंडर 9-5, नंबर टू इज नॉट फॉलिंग अंडर 9। बराबर, नो प्रॉब्लम। ओके, फॉर एग्जाम्पल Amazon इज नॉट फॉलिंग अंडर 9-5 के जो स्पेसिफिक बिजनेसेस, ठीक है। तो Amazon और इसका सप्लायर, अभी Amazon के थ्रू बिजनेस करने वाला वो ये हो गया। नाउ मैं तुम लोगों को लॉजिकली समझाता हूँ एक एक चीज। तुम लोग मुझे बताओ, ये जो मैं इसके बारे में सबसे पहले बात करता हूँ, ठीक है। मुझे बताओ 9-5 के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका बनता है टू पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट? 9-5 के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ई कॉमर्स ऑपरेटर का। सो दिस ई कॉमर्स ऑपरेटर विल गो टू द गवर्नमेंट एंड डिपॉजिट द जीएसटी। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ये डिपॉजिट करने वाला है जीएसटी, देन इन दैट केस डोंट यू थिंक इसको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा? So that's why this e-commerce operator will have to take the registration. ओके, करेक्ट है, ओके, चलो ये अपना पॉइंट हो गया इधर। अभी सेकंड पॉइंट पे आते हैं, दूसरे टाइप के ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है। ये क्या हो गया? ठीक है। अभी इधर सप्लायर है और इधर ई कॉमर्स ऑपरेटर। दिस ई कॉमर्स ऑपरेटर इज फॉर एग्जाम्पल Amazon और उसका सप्लायर है। नाउ इन दिस केस जब भी 9-5 नहीं लगता है, तभी लायबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर का नहीं आता है, तो किसका आता है? सप्लायर का आता है। सो कैन आई से इन द सेकंड केस इट इज सप्लायर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट। सो डोंट यू थिंक अगर ये सप्लायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा टू पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट, तो इसको भी क्या लेना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी बेसिस पे लेना पड़ेगा, बराबर। तो जब भी सप्लायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है टू पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट, उधर एक कॉन्सेप्ट ट्रिगर होता है, और वो कॉन्सेप्ट का नाम है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, दैट इज टीसीएस। और वो टीसीएस किसको कलेक्ट करना पड़ता है? ये ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है। तो अगर ये ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीसीएस कलेक्ट करने का लायबिलिटी आ गया, मतलब डिपॉजिट भी करना पड़ेगा, और इसके लिए उनको टीसीएस कलेक्ट कर रहा है, इसके वजह से ये ई कॉमर्स ऑपरेटर को मैंडेटरी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन। मैंने तुम लोगों को बहुत लॉजिकली समझाया कि एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर के रिलेटेड के जो जो पॉइंट्स है, उनको क्यों रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, एंड दिस इज द लॉजिक बिहाइंड। नाउ इवन इफ यू रीड, मतलब कितना भी तुम लोग ने कॉम्प्लिकेटेड लॉ पढ़ा ना, तुम लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगा, और इसका रीजनिंग के साथ मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन किया है। ई कॉमर्स ऑपरेटर कभी लेना पड़ता है जो टीसीएस कलेक्टर होता है अंडर सेक्शन 52। मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं? इसके सेकंड पॉइंट, suppliers supplying goods, services or both through e-commerce operators not falling under 9-5। मतलब आर दे टॉकिंग अबाउट दिस सप्लायर? नो, नॉट फॉलिंग अंडर 9-5 मतलब ये सप्लायर। अंडरस्टैंडिंग? तो दिस इज योर सेकंड। एंड द थर्ड पॉइंट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी अंडर 9-5। मतलब ये ई कॉमर्स ऑपरेटर जो 9-5 के अंदर लाइबिलिटी बनता है, उनको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। Are you clear with this? And the 10th point is transferee of a business। मतलब जो बिजनेस का ट्रांसफरी है। What is the meaning of transferor and transferee? The person who is transferring the business is a transferer। मतलब अगर मेरा धंधा तुम लोगों को मैंने एज अ गोइंग कंसर्न सेल कर दिया, ठीक है, तो आई एम द ट्रांसफरर, यू आर द ट्रांसफरी। मैं तुम लोगों को इसमें और एक चीज समझाता हूं, अभी इसका इंटरकनेक्शन देखना। इन दिस केस, से फॉर एग्जाम्पल ए इज ट्रांसफरिंग द बिजनेस टू बी, तो सर ए के हाथ में क्या होता है? अगर तुम लोग ने एग्जम्पशंस चैप्टर पढ़ा, तो एग्जम्पशंस चैप्टर के अंदर ए के हाथ में
एग्जम्पशन मिलता है और ए को जो भी सप्लाई मतलब जो भी बिजनेस ट्रांसफर किया है उस पर जीएसटी देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसको क्या मिला है, उसका एग्जम्पशन मिला है. So in the hands of A, it is not liable to get taxed or pay tax. But in the hands of B, since he is going to run the show, he is liable to take the registration on mandatory basis. Are you understanding? तो सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों का तुम लोगों को मैंने ट्रीटमेंट इधर बता दिया. कम बराबर दोस्त. तो दिस इज योर सेक्शन नंबर 24. 23 एक्सप्लेन किया, 24 एक्सप्लेन किया. नाउ कम टू द मास्टर चार्ट, दैट इज सेक्शन नंबर 22. एवरीबडी इज गोइंग टू पे अटमोस्ट अटेंशन हियर. मैं बहुत डिटेल में तुम लोगों को समझाऊंगा. एक एक क्वेश्चन तुम लोग इसमें क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे इफ यू जस्ट रीड दिस वन. ठीक है, ओके, आ जाओ. पर्सन लायबल टू टेक द रजिस्ट्रेशन सेक्शन 22. इसके अंदर मैं 3 पार्ट्स करता हूं. पार्ट नंबर 1, इट इज एमएमटी नागालैंड, मतलब मणिपुर, मिजोरम. टी मतलब त्रिपुरा एंड एन मतलब नागालैंड. एम मतलब Manipur, Mizoram, Tripura, and Nagaland. If your entity is established in MMT Nagaland, the limit for you to take a registration, the limit of turnover is 10 lakhs. Sorry, is 10 lakhs. Perfect. अभी there is one more code that is संपुत. मतलब S मतलब सिक्किम, A मतलब अरुणाचल प्रदेश, M मतलब मेघालय, P मतलब पुडुचेरी, U मतलब उत्तराखंड एंड T मतलब तेलंगाना. ये जो 6 एंटिटी मतलब 6 जो स्टेट्स है, इफ योर एंटिटी इज सिचुएटेड इन दी स्टेट्स, द लिमिट फॉर यू ऑफ टर्नओवर टू टेक द रजिस्ट्रेशन इज 20 लाख. सो एमएमटी नागालैंड होगा तो 10 lakhs, SAMPUT होगा तो 20 lakhs. एस मतलब सिक्किम, ए इज नॉट आसाम, इट इज अरुणाचल प्रदेश, एम मतलब मेघालय, पी मतलब पुडुचेरी, यू मतलब उत्तराखंड, टी मतलब तेलंगाना. द लिमिट फॉर यू टू टेक अ रजिस्ट्रेशन इज 20 lakhs. एकदम परफेक्ट, एकदम सही है. अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अदर स्टेट्स. एवरीबडी प्लीज लुक हियर. अदर स्टेट्स के केस में दोस्तों, अदर स्टेट्स के केस में देर आर 2 पार्ट्स. नंबर 1, यू आर एक्सक्लूसिवली डीलिंग इन गुड्स, ओके, और यू आर इन एक्सक्लूसिवली इनटू सर्विस, और यू आर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विस. यू आर नॉट एक्सक्लूसिवली इन गुड्स. एक्सक्लूसिवली इन गुड्स हो गए तो इधर आ जाएगा. तुम लोग सर्विस दे रहे हो या फिर गुड्स प्लस सर्विस दे रहे हो तो इधर आ जाएगा. तो इफ यू आर प्रोवाइडिंग ओनली सर्विस और गुड्स प्लस सर्विस, then in that case you will fall here. So limit for you to take a registration is 20 lakhs. Correct? Okay. Now the next part is, if you are exclusively providing goods, then in that case the goods can be of 2 parts. Part number 1 is handicraft goods. Part number 2 is other goods. अगर तुम लोग हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेचते हो और वो इंट्रास्टेट होगा, इंट्रास्टेट, the limit for you to take a registration is going to be 40 lakhs and not 20 lakhs. तो कितना एक्स्ट्रा मिलेगा मुझे, मतलब टोटल कितना मिलेगा मुझे, 40 lakhs का लिमिट मिल जाए. सिंपल. इफ यू आर इन अदर स्टेट्स, इफ यू आर एक्सक्लूसिवली इन गुड्स, इफ यू आर इन अदर गुड्स फॉर एग्जाम्पल, और वो भी इंट्रास्टेट दे रहे हो, अगेन द लिमिट इज गोइंग टू बी व्हाट, 40 लाख. बेसिकली अदर गुड्स के केस में, अदर स्टेट्स के केस में एक्सक्लूसिवली गुड्स अगर होगा, वो कौन सा भी गुड्स हो, अगर वो इंट्रा होगा द लिमिट इज गोइंग टू बी 40 लाख. बट अगर वही इंटर स्टेट होगा हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, इन दैट केस उन्होंने इधर बोल के रखा है, इट इज 20 lakhs विल बी द लिमिट. बराबर, सॉरी, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है रे. ठीक है. एंड अगर वो अदर गुड्स का अगर होगा, अदर गुड्स, और वो इंटर स्टेट होगा, यू नो दिस, इट इज बेसिकली मैंडेटरी रजिस्टर. मैंडेटरी रजिस्टर. नाउ आई विल गिव यू 2 minutes. कैन यू प्लीज रीड दिस मच? सिर्फ इतना रीड करना पॉज करके, आराम से दिमाग शांत रख के एकदम. चलो बड़े आगे हम लोग, आई होप तुम लोग ने पढ़ा होगा. सो आई हैव सर्टन सर्टन थिंग्स टू डिस्कस जो तुम लोगों को याद रखनी है. ये सेकंड कैसे आया, फर्स्ट किधर, फर्स्ट ये, ओके ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरेवर यू विल सी, मतलब वो एमएमटी नागालैंड हो या फिर वो संपत हो या फिर वो अदर स्टेट्स हो,
कोई भी पूरे चार्ट के अंदर अगर तुम लोग ने गुड्स किधर देखा, मतलब एक्सक्लूसिवली गुड्स देखा या फिर गुड्स प्लस सर्विस देखा, मतलब वो एक्सक्लूसिवली गुड्स के फॉर्म में हो या फिर वो गुड्स प्लस सर्विस के फॉर्म में हो, जिधर भी तुम लोग गुड्स देखते हो एंड व्हेनेवर इट इज इंटरस्टेट, whenever it is interstate, you have to understand it is going to be compulsory registration. It is going to be what? Compulsory registration. वो एमएमटी नागालैंड हो, संपत हो, अदर स्टेट्स हो, अगर एक्सक्लूसिवली गुड्स दे रहे हो या फिर गुड्स प्लस सर्विस दे रहे हो, जिधर तुम लोग गुड्स देखोगे और इंटर स्टेट देखोगे, तुम लोग उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लोगे वो पैन के लिए। और एक चीज याद रखना, दिस ऑफ कोर्स देयर इज वन एक्सेप्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स, बिकॉज हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए अपने पास लिमिट है एंड दैट लिमिट इज 20 lakhs। अगर तुम लोग एमएमटी नागालैंड में हैंडीक्राफ्ट गुड्स देते रहोगे, द लिमिट इज गोइंग टू बी 10 lakhs। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो एमएमटी नागालैंड हो, संपत हो, अदर स्टेट्स हो, गुड्स किधर भी तुम लोग ने देखा, एक्सक्लूसिवली गुड्स या फिर गुड्स प्लस सर्विस, इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी इंटर स्टेट। सो कंपलसरी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एक्सेप्ट फॉर हैंडीक्राफ्ट। एकदम परफेक्ट, नो प्रॉब्लम एवरीबॉडी। उसके बाद बात करते हैं दैट इज सीटीपी। सीटीपी मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। एवरीबॉडी पे अटेंशन हियर। ये जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, उसको हम लोग ने अभी देखा था सेक्शन नंबर 24 के अंदर कि यू हैव टू टेक द रजिस्ट्रेशन ऑन मैंडेटरी बेसिस। सीटीपी, एनआरटीपी मैंडेटरी बेसिस पे था, बट सीटीपी के केस में एक एक्सेप्शन है कि भाई तू अगर सीटीपी है ना, देन इन दैट केस तुझे मैंडेटरी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है। बट सिर्फ और सिर्फ इस पे एक ही एक्सेप्शन है सीटीपी के लिए। सो व्हाट इज द एक्सेप्शन? If you are in CTP and if you are providing handicraft goods, then in that case, be it interstate, the limit for you to take a registration is going to be 20. The limit for you to take a registration is 20 lakhs. But please, guys, understand one thing. ये जो limit and everything will be applicable if you are exclusively providing handicraft goods. अगर तुम लोग CTP में handicraft भी बेचते हो और ये पेन भी बेचते हो, देन इन दैट केस तुम लोग पेन बेचते हो ना, खेल खत्म, मैंडेटरी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बट अगर तुम लोग एक्सक्लूसिवली हैंडीक्राफ्ट में हो, द लिमिट फॉर यू टू टेक अ रजिस्ट्रेशन इज गोइंग टू बी 20 lakhs, और अगर तुम लोग एमएमटी नागालैंड में रहोगे तो 10 lakhs। आर यू क्लियर विद दिस? एकदम परफेक्ट। ओके, नाउ और एक चीज है नोटिफाइड गुड्स के केस में। सर विच आर द नोटिफाइड गुड्स? सो बेसिकली दिस इज माय रैपिडर, दिस इज माय कॉन्सेप्ट बुक में जो तुम लोगों को दिखा रहा हूँ। वो कॉन्सेप्ट बुक के अंदर सिर्फ एक चीज का एक पॉइंट देखते इधर, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सेप्ट फॉर नोटिफाइड। तो नोटिफाइड गुड्स कौन से है? दिस इज द लिस्ट, एक बार ये लिस्ट पढ़ के रखना। आइसक्रीम, अदर एडिबल आइस, पान मसाला, टोबैको, टोबैको एंड मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्सटीट्यूट, फ्लाई एश ब्रिक्स और फ्लाई एश एग्रीगेट, बाद में ब्रिक्स और ये सब कुछ बेसिकली अपने नोटिफाइड गुड्स के अंदर आ जाएंगे। एकदम बराबर, नो प्रॉब्लम एवरीबॉडी। ओके, कम हियर। ठीक है। इफ द सप्लायर इज प्रोवाइडिंग एक्सक्लूसिवली नोटिफाइड गुड्स, से फॉर एग्जांपल आई एम स्टेइंग इन महाराष्ट्र, बराबर, और महाराष्ट्र के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ, ओके, महाराष्ट्र के अंदर हूं और मैं एक्सक्लूसिवली गुड्स देता हूं, और वो नोटिफाइड गुड्स अरे पान मसाला देता, अरे बाबा पान मसाला, अरे बाबा पान मसाला, पान मसाला का बड़ा बात कर रहा है। तो पान मसाला अगर मैं महाराष्ट्र के अंदर बेचता हूं और वो इंट्रास्टेट होगा, देन इन दैट केस लिमिट फॉर मी टू टेक अ रजिस्ट्रेशन शुड बी 40 lakhs, शुड बी 40 lakhs, बिकॉज अदर स्टेट्स में एक्सक्लूसिवली गुड्स, वो भी हैंडीक्राफ्ट, सॉरी अदर देन हैंडीक्राफ्ट, और वो भी इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट होगा तो लिमिट शुड बी 40 lakhs। बट उन्होंने बोला कि अगर तुम लोग ये नोटिफाइड गुड्स देते रहोगे ना, देन इन दैट केस हम लोग ये बेनिफिट तुम लोगों को नहीं देंगे, एक्सेस लिमिट का 40 lakhs का, ये बेनिफिट तुम लोगों को नहीं मिलेगा। You understanding? So if the supplier is providing exclusively notified goods in Maharashtra, which is intrastate, ये महाराष्ट्र एक example है, the limit, even though applicable limit is 40 lakhs, but they said that the limit, higher limit will not be applicable. The limit for you is going to be what? Only 20 lakh rupees. और अगर तुम लोग MMT नागालैंड में situated रहोगे, then in that case the higher limit is going to be maximum 10 lakh. सो तुम लोगों को कुछ अलग से याद नहीं रखना है, जस्ट एक ही चीज याद रखना है, नोटिफाइड गुड्स तुम लोग किधर भी बेचते रहोगे, कभी भी तुम्हारा आंसर अगर 40 lakhs आता होगा, प्लीज रिड्यूस इट टू 20 lakhs, दैट्स इट। दैट इज द ओनली थिंग विच यू हैव टू डू। जिधर जिधर 40 है उधर सिर्फ 20 करो, बिकॉज ये 40 का लिमिट उनको एप्लीकेबल नहीं होता है, बाकी ऑल द थिंग्स आर गोइंग टू रिमेन द सेम। समझा कि नहीं रहे? ओके, देन छोटी छोटी चीजें हैं कि भाई एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है, ये भी हम लोगों को मालूम होना इंपॉर्टेंट है। एग्रीगेट टर्नओवर मतलब क्या? एग्रीगेट टर्नओवर एक पैन का रहता है, बराबर है, पैन का, तो उसके अंदर टैक्सेबल सप्लाईज आएंगे,
उसके अंदर एग्जेम्प्ट सप्लाईज आएंगे, उसके अंदर एक्सपोर्ट जो किया वो आएंगे, इंटरस्टेट सप्लाईज आएंगे, वो भी इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद जो भी आरसीएम का आउटवर्ड सप्लाई किया, प्लीज दोस्तों एक चीज याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं। मेरे टर्नओवर के अंदर अगर से फॉर एग्जांपल मैंने तुम लोगों को एक सप्लाई किया और वो सप्लाई आरसीएम के अंदर टैक्स होता है। मैंने तुम लोगों को कुछ सप्लाई किया, दैट सप्लाई गेट्स कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तुम लोग ने मुझे वो उसका 1 लाख रुपए पे किया। इज दिस योर टर्नओवर और माई टर्नओवर? इज दिस योर टर्नओवर 1 लाख रुपीज और माई टर्नओवर? ऑफकोर्स दिस इज माई टर्नओवर। सो अगर मैं भले आरसीएम सप्लाई दे रहा हूं, बट पैसा तो मैं लूंगा, जीएसटी कलेक्ट करके पे नहीं करूंगा, पर वैल्यू तो मेरा लूंगा ना तेरे से मैं। सो जो मैं आरसीएम आउटवर्ड सप्लाई कर रहा हूं, मेरे टर्नओवर के अंदर डेफिनेटली आने वाला है। एकदम बराबर, ओके। सो व्हाट आई शुड नॉट इंक्लूड इन माय टर्नओवर, दैट इज जीएसटी चार्ज। अगर मैं तुम लोग से जो भी अगर नॉर्मल केसेस में जीएसटी चार्ज करता हूं, देन इन दैट केस वो तुम्हारे केस में तो 1 लाख रुपया प्लस जीएसटी चार्ज किया 18,000 रुपीज, सो 80 योर टर्नओवर विल ओनली बी कंसिडर्ड एज 1 लाख, दैट्स इट। बाद में रिसीट ऑफ आरसीएम सप्लाईज। अभी रिसीट ऑफ आरसीएम सप्लाईज मतलब क्या? फॉर एग्जांपल मैं एक पर्सन हूं, मुझे आरसीएम सप्लाई मिला, मुझे एक सप्लाई मिला, मतलब पर सप्लाई मैंने लिया और उस पे आरसीएम लगता है। तो अगर उस पे आरसीएम लगता है तो हु विल गो टू द गवर्नमेंट एंड पे द जीएसटी? आई विल। बट मैं सिर्फ जीएसटी दूंगा, मुझे पैसा तो उसको विदाउट जीएसटी छोड़ के बाकी मेन वैल्यू का पैसा मुझे पेमेंट करना पड़ेगा ना उसको। तो मैंने वो 1 लाख रुपए का पेमेंट वो परचेसर मतलब वो सेलर को कर दिया। आई एम द बायर। In this case, even though I am receiving the supply, even though I am paying the GST, जो भी मैं 1 लाख रुपए का पेमेंट उसको कर रहा हूं, इज इट माई टर्नओवर? नो भाई, इट इज दैट पर्सन टर्नओवर जो मुझे चीजें बेच रहा है। तो इसकी वजह से इट विल नॉट बी कंसिडर्ड इन माई टर्नओवर। ये लॉजिकल पॉइंट है, आई डोंट नो व्हाई उन्होंने कवर किया है। ठीक है, सो रिसीट ऑफ आरसीएम सप्लाईज के केस में जो भी वैल्यू बनेगा वो मेरे टर्नओवर में नहीं आएगा, ऑफ कोर्स, बिकॉज मेरे टर्नओवर है ही नहीं। अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज योर एग्रीगेट टर्नओवर। कभी भी याद रखना, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप के केस में प्रिंसिपल जब भी एजेंट के थ्रू कुछ भी बेचता है, ठीक है, जैसे प्रिंसिपल के टर्नओवर में आएगा उसके साथ साथ वो एजेंट के भी टर्नओवर में इंक्लूड कर देना। जैसे प्रिंसिपल के टर्नओवर में आएगा वो एजेंट के भी टर्नओवर में इंक्लूड कर देना। सी दे आर नॉट आस्किंग यू टू पे जीएसटी, बट दे आर सेइंग कि एटलीस्ट टर्नओवर के अंदर इंक्लूड कर देना एजेंट के। ठीक है, अगर तुम लोग एसईजेड में रहोगे, एसईजेड, तो एसईजेड का तुम लोगों को सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। इवन दो फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अंदर देयर इज वन एसईजेड। तो भले तुम लोग ने महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन ले लिया है, बट स्टिल एसईजेड का तुम लोगों को अलग से क्या लेना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। परफेक्ट, एकदम। आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे पास एक स्टेट के अंदर दे हैव टू ऑफिसेस, आई कैन टेक, ओके, अंडर द लॉ, इफ अंडर इन वन स्टेट आई हैव टू ऑफिसेस, as per the law I am required to take only one registration for whatever number of offices I have in one state. लॉ बोलता है कि एक ही लेना है, वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन। बट अगर तुम लोगों को उंगली करना है, तुम लोगों को और ज्यादा जितने ऑफिसेस है वो सब रजिस्ट्रेशन लेना है, देन इन दैट केस इट इज योर चॉइस, तुम लोग वो भी कर सकते हो। नंबर ऑफ ऑफिसेस के हिसाब से नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन तुम लोग अलग अलग रख सकते हो। सो इफ यू कंसिडर बोथ द ऑफिसेस सेपरेट, मतलब दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले लिया महाराष्ट्र के अंदर होने के बावजूद, तो वो दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। ठीक है, वो अलग अलग ऑफिसेस बन जाएंगे। बट तुम्हारे पास ऑप्शन तो है ना दो ऑफिसेस का एक ही रजिस्ट्रेशन लेने का। सो इफ यू कंसिडर ओनली वन रजिस्ट्रेशन इन वन स्टेट एंड इफ यू हैव टू ऑफिसेस, at the time of registration you'll have to tell the authorities if which office will be considered as principal place of business and which office will be considered as additional place of business. ये तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा टू द जीएसटी अथॉरिटीज कि मुझे कौन सा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस रखना है और कौन सा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस रखना है। एकदम बराबर, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। और ये ना तुम्हारे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स इधर लिख के दिए हैं, बाद में तुम लोग आराम से एग्जाम्पल्स देख सकते हो, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। ठीक है, ओके, कम टू, ओके, द फर्स्ट पार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन चैप्टर इज डन, द सेकंड पार्ट ऑफ थियरी स्टार्ट्स नाउ। सिंपल है थियरी, गिन के 7-8 पॉइंट्स है और 7-8-9 जो भी पॉइंट्स है वो इसके अंदर तुम लोगों को मिल जाएंगे। प्लीज करके जाना, तुम लोगों को एग्जाम के अंदर ये चैप्टर दिख सकता है। ठीक है, चलो सबसे पहला बात कि भाई व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन लेने का प्रोसेस क्या है। देखो सबसे पहले सिंपल बात, क्या करना पड़ता है मालूम है? मुझे एक फॉर्म भरना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए, दैट इज REG01। REG01 के अंदर देयर आर टू पार्ट्स, पार्ट नंबर ए एंड पार्ट नंबर बी। ठीक है, सबसे पहले तुम लोगों को भरना है पार्ट नंबर ए।
बेसिक डिटेल्स होते हैं, मोबाइल नंबर, पैन, नाम, एड्रेस, वो सब कुछ चीजें तुम लोगों को पार्ट नंबर ए में पूछता है और तुम लोग वो सबमिट कर देते हो फॉर वेरिफिकेशन पर। जो भी तुम लोग वो चीज सबमिट करते हो ना, वो सबमिट करने के बाद जो पोर्टल रहता है, वो पोर्टल तुम्हारे डिटेल्स बराबर है कि नहीं, वो चेक करने के लिए पैन के डिटेल्स के साथ वो कंपेयर करता है। और वो पैन के डिटेल्स किसके पास होते हैं? इनकम टैक्स के अथॉरिटी में सीबीडीटी के पास होते हैं, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। उनके डेटाबेस से वो लोग क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं कि भाई तुम्हारे डिटेल्स बराबर है कि नहीं। अगर तुम्हारे डिटेल्स बराबर है, फिर इन दैट केस तुम लोगों को क्या मिलेगा मालूम है? टेम्पररी रेफरेंस नंबर मिलेगा, टीआरएन बोलते हो। और एक बार वो टेम्पररी रेफरेंस नंबर आ गया ना, then in that case that TRN will have to write it in part B and will have to file part B. So part A सबसे पहले भरा, बाद में टीआरएन जनरेट किया। टीआरएन जनरेट होने के बाद हम लोग ने पार्ट बी भरा। बेसिकली टीआरएन एक्ट्स लाइक अ की फॉर फाइलिंग पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी भर दिया। सो पार्ट ए भी भरा, पार्ट बी भी भरा, तुम्हारा एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। अभी वही एप्लीकेशन किधर जाएगा? प्रॉपर ऑफिसर के पास जाएगा। बराबर। सब लोग अभी एकदम सिंपल चीज समझना है इसमें। प्रॉपर ऑफिसर के पास कितने दिन है टू से यस और नो फॉर योर एप्लीकेशन? प्रॉपर ऑफिसर हैज अ 7 वर्किंग डेज। कितने दिन? 7 वर्किंग डेज टू से यस और नो। इफ प्रॉपर ऑफिसर फील्स दैट your registration के application and information whatever you have given is right and perfect and satisfactory, then within 7 working days he will give you the registration certificate. But अगर within 7 working days if he is not satisfied with that particular information and documentation, then he can't just reject it. He will have to give you a show cause notice and he will ask you for the clarification and he will also ask for some documentation and information from you कि भाई ऐसा क्या है, मुझे कुछ information चाहिए before I give you the registration, right? So notice प्लस क्लैरिफिकेशन वो लोग मांगेंगे। मेरे पास कितने दिन है? मेरे पास दिन है सो विद इन 7 वर्किंग डेज, मतलब मेरे पास 7 दिन है। विद इन 7 वर्किंग डेज इधर आई हैव टू से यस, और विद इन 7 वर्किंग डेज यस मतलब सॉरी, विद इन 7 वर्किंग डेज आई हैव टू गिव द डिटेल्स टू द प्रॉपर ऑफिसर। बराबर। अगर मैंने विद इन 7 वर्किंग डेज डिटेल्स दे दिए तो अच्छी बात है, बट अगर विद इन 7 वर्किंग डेज डिटेल्स नहीं दिए, देन इन दैट केस वो क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे एप्लीकेशन। एकदम बराबर, नो प्रॉब्लम, ओके, एंड रिजेक्ट करके सीधा इन्फॉर्म कर दिया। और अगर विद इन 7 वर्किंग डेज उनको इन्फॉर्मेशन दे दिया, देन इन दैट केस दो पॉसिबिलिटी है। बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है, सेटिस्फाइड है, तो ग्रांट द रजिस्ट्रेशन। बट अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, देन इन दैट केस दे विल रिजेक्ट द एप्लीकेशन। छपरी इन्फॉर्मेशन दिया, कुछ भी लेके रखा है, ऐसा नहीं चलेगा, देन दे विल रिजेक्ट द एप्लीकेशन। मैं 1 मिनट देता हूं, कैन यू प्लीज रीड दिस? मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ 1 मिनट, क्योंकि दिमाग में है, जस्ट 1 मिनट। अभी ना ये देखो, अभी मुझे ना मेरा जब भी मैंने रजिस्ट्रेशन लिया था 24 की बात है, रजिस्ट्रेशन जब भी लिया था तभी कुछ ऐसा मुझे जीएसटी फॉर्म जीएसटी RAG 03 एक शोकॉज नोटिस आया था फ्रॉम द डिपार्टमेंट। ठीक है, और वो शोकॉज नोटिस में क्या लिखा है देखो, रेफरेंस नंबर कुछ लिखा है, अमित सुनील महाजन लिखा है, बाद में नोटिस फॉर सीकिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। ये बेसिकली उन्होंने नोटिस भेजा है, कभी भेजा है 21/5/2024 है बेसिकली ये चलो ये उठा देता हूँ, ठीक है, ठीक है, तो 24 है ये। तो इतना बेसिकली मुझे 21 का नोटिस है, मिला कभी बेसिकली 23/5 को। ओके, नाउ दिस इज विद रेफरेंस टू योर रजिस्ट्रेशन नंबर व्हाटएवर डेटेड व्हाटएवर द डिपार्टमेंट हैज एग्जामिन्ड योर एप्लीकेशन इज नॉट सैटिस्फाइड विद द फॉलोइंग रीजंस। अभी उन्होंने मुझे शो कॉज नोटिस दिया, दे डिड नॉट रिजेक्ट इट, दे गिव मी द शो कॉज नोटिस। बराबर, ओके। नाउ उन्होंने कुछ रीजन लिखा कि भाई प्रिंसिपल प्लेस जो भी है, यू आर डायरेक्टेड टू सबमिट योर रिप्लाई बाय 3/6/2024। अगर तुम लोग ने देखा, अगर कैलेंडर भी अगर तुमने देखा ना, 23/5 से लेके 3/6/24 तक 7 वर्किंग डेज ही होते हैं, बिकॉज बीच में सैटरडे संडेज और वो सब आता है। अगर तुम लोग ने 24 से चालू किया कंप्यूटेशन, आई गेस 7 डेज विल गेट कंप्लीटेड ऑन सेकंड और समथिंग, पर वो मैंने देखा था तभी, तो 7 डेज बराबर कंप्लीट होते हैं, 7 वर्किंग डेज। सो इफ नो रिस्पॉन्स इज रिसीव्ड, तुम लोग मुझे बताओ कि अगर विद इन 7 वर्किंग डेज मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, देन इन दैट केस क्या हो जाएगा? सीधा रिजेक्ट हो जाएगा, मुझे एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। देखो उनका लैंग्वेज कैसा है। इफ नो रिस्पॉन्स इज रिसीव्ड बाय द स्टिपुलेटेड डेट, योर एप्लीकेशन इज लायबल फॉर रिजेक्शन। प्लीज नोट दैट नो फर्दर नोटिस और रिमाइंडर विल बी इशूड इन दिस मैटर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो तुम लोगों को प्रैक्टिकल भी बता दिया। ठीक है, मैं रेगुलर बैच में भी ये बताना भूल गया, अब भी मुझे जस्ट याद आया कि अरे ऐसा मुझे शोकॉज नोटिस आया था।
ठीक है, ओके। नाउ सो बेसिकली ये है, दिस इज योर प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। और एक चीज याद रखना, आधार ऑथेंटिकेशन करना मैंडेटरी होता है, ठीक है। अगर तुम लोग ने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया होगा तो गवर्नमेंट बोलता है कि भाई हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि तुम लोग ने जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो बराबर है कि नहीं। एंड दैट्स व्हाई दे से दैट अगर तुम लोग ने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया, देन हम लोग तुम्हारा फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्रेमाइसेस, ठीक है। सो फिजिकल वेरिफिकेशन जब भी हम लोग करेंगे और वो क्या हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा इफ यू डोंट डू आधार ऑथेंटिकेशन, एकदम बराबर। बट तुम लोग मुझे प्रोसेस देख के बताओ, प्रोसेस के अंदर गवर्नमेंट के पास कितना टाइम है यार? उसके पास सिर्फ कितना, 7 वर्किंग डेज है सिर्फ। तो अगर उनके पास 7 वर्किंग डेज है, वो लोग चेक करेंगे, बाद में तुम्हारे पास आएंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, डोंट यू थिंक बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उनको ये सब करने के लिए? दैट्स व्हाई दे से दैट्स व्हाई दे से दैट फिजिकल वेरिफिकेशन करना मैंडेटरी है। और अगर तुम लोगों का फिजिकल वेरिफिकेशन होता है तो 7 डेज का लिमिट आई विल नॉट बी एप्लीकेबल टू यू, तुम्हारे लिए 30 डेज का लिमिट विल बी एप्लीकेबल। सो विद इन 30 डेज यू कैन कंप्लीट इट, बराबर। तो इधर मैंने लिखा है, देख, कि नोटिस एंड क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा इन जीएसटी आरईजी 03। इधर भी देखो, जीएसटी आरईजी 03, बराबर। प्रैक्टिकली समझ रहा है, रिवीजन के लेक्चर में भी प्रैक्टिकल अप्रोच तुम लोगों को मिल रहा है, ठीक है, ओके। फिजिकल वेरिफिकेशन, अब अभी उन्होंने बोला कि अगर तुम लोग ने फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया तो तुम लोगों को, सॉरी, अगर तुमने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया तो फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। पर पहले कैसे था, जो ऑथराइज पर्सन था ही शुड बी फिजिकली प्रेजेंट एंड एवरीथिंग। तो पर्सनल प्रेजेंस का अभी उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, वो चला गया। पर्सनल प्रेजेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, एकदम बराबर, नो प्रॉब्लम, चकाचक। अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे, दैट इज इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। दोस्तों देखो, रजिस्ट्रेशन जो होता है वो दो टाइप्स के हो सकते हैं। नंबर वन, दैट रजिस्ट्रेशन कैन बी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, मतलब मैंडेटरी मतलब टर्न ओवर क्रॉस हुआ तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर इफ इट इज नॉट अ मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, मतलब इट इज अ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, मैं खुद जाके रजिस्ट्रेशन ले रहा हूं, मेरा कुछ भी टर्न ओवर अब तक क्रॉस नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता हूं। मेरा टर्न ओवर क्रॉस नहीं हुआ है, आई एम मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द अथॉरिटीज, और मैं बता रहा हूं अथॉरिटीज, ये लो मेरा एप्लीकेशन, प्लीज मुझे रजिस्ट्रेशन दे दो। अभी वो अथॉरिटीज एप्लीकेशन देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, इंफॉर्मेशन मांगेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देंगे। तो व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? मैंने एप्लीकेशन किया था वो है, या फिर मुझे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा वो? और मुझे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा ना, दैट इज गोइंग टू बी द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एकदम बराबर। दिस इज योर पॉइंट, ओके। आई कम टू द नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट इफ इट इज अ मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। कभी भी दोस्तों याद रखना, तुम लोगों का अगर टर्नओवर क्रॉस हुआ, जैसे टर्नओवर क्रॉस होगा, विद इन 30 डेज यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन इन आरईजी 01 दैट आई वांट टू टेक द रजिस्ट्रेशन नाउ। आई एम दिस इज द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। कितने दिन में करना पड़ता है एप्लीकेशन? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट, बराबर। अगर तुम लोग ने विद इन 30 डेज वो एप्लीकेशन कर दिया, देन इन दैट केस जो दिन पे तुम्हारा टर्नओवर क्रॉस हुआ है, दैट डे इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बट अगर विद इन 30 डेज तुम लोग ने एप्लीकेशन नहीं किया, देन इन दैट केस जब भी तुम लोगों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इधर देखो, इधर मैंने बताया है 7/7/24 को मेरा टर्नओवर क्रॉस हुआ, विद इन 30 डेज मुझे अप्लाई करना है। मैंने 18/7 को अप्लाई कर दिया, तो विद इन 30 डेज है, तो मैंने अप्लाई कर दिया। भले मुझे सर्टिफिकेट 18/8 को मिला है, मेरा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज गोइंग टू बी 7/7/20, करेक्ट। सेकंड एग्जांपल, 7/7/24 को टर्नओवर क्रॉस हो चुका है, मैंने अप्लाई किया 18/8 को, मतलब भाई 1.5 महीना हो गया, 18/8 को अप्लाई किया, फिर इन दैट केस विद इन 30 डेज नहीं हुआ है, इसके वजह से वेन एवर आई विल रिसीव द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, दैट इज 9/9, एकदम बराबर, परफेक्ट एकदम। तो ये हमारा फर्स्ट थियोरी पॉइंट हो गया, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। Come to the second theory point, that is rule number 10A. Now, if you remember, पार्ट बी, पार्ट ए और पार्ट बी दो थे, बराबर ना? पार्ट ए में बेसिक डिटेल्स होते हैं, पार्ट बी में एडिशनल चीजें पूछते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, पार्ट बी के अंदर दे विल आस्क यू टू सबमिट द बैंक डिटेल्स, तुम्हारे जो भी बैंक डिटेल्स होता है ना, वो बैंक डिटेल सबमिट करने के लिए उधर ऑप्शन रहता है, ठीक है। बट उन्होंने बाद में बोला कि पार्ट बी के अंदर तुम लोग ने बैंक डिटेल्स नहीं दिए तो भी चल जाएगा, यू कैन फाइल दीज बैंक डिटेल्स ऑन अ डिलेड बेसिस, बाद में तुम लोग कभी फाइल कर सकते हो। तो पार्ट बी के अंदर जो बैंक बैंक डिटेल्स है वो लोग बाद में कर सकते हो, ये एक रिलैक्सेशन मिल गया।
तो वो जो रिलैक्सेशन मिला है वो कब तक तू फाइल कर सकता है बैंक डिटेल्स, उसके बारे में उधर बोला है। सो बैंक डिटेल्स कैन बी फाइल्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जो दिन से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा उधर से प्लीज विद इन 30 डेज क्या करना, बैंक डिटेल सबमिट कर देना। बराबर एकदम। या फिर अगर वो 30 डेज के अंदर भी अगर तुम्हारा ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न आता है, रिटर्न मतलब क्या, एक्चुअली दिस इज नॉट अ रिटर्न, दिस इज एक्चुअली स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, मतलब GSTR 1, मतलब 30 डेज फ्रॉम ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट और ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज विच एवर इज अर्लियर। सर इसका एग्जाम्पल चाहिए, देता हूं ना। 25/8 को तुम्हारा रजिस्ट्रेशन मिल गया, तुम लोगों को सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, बराबर। उधर से 30 डेज अगर हम लोग ने कंसिडर किया, लेट्स टेक एन एग्जांपल, इट कम्स टू 24/9 अभी 25 को मिला था, मतलब अगस्त मंथ का GSTR 1 का ड्यू डेट आएगा, दैट इज 11/9। सो 24/9 और 11/9 विच एवर इज अर्लियर कम्स टू 11/9, मतलब 11/9 के पहले मुझे जाके क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बैंक डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी। बराबर, नो प्रॉब्लम। ओके, सो ये अपना कंप्लीट हुआ बैंक डिटेल सबमिट करने के लिए एडिशनल टाइम। बट मेरे हिसाब से दे कैन आस्क दिस क्वेश्चन टू यू दैट रिलैक्सेशन जो है ना वो कोई कोई लोगों को एप्लीकेबल नहीं होता है। वो कौन लोग हैं जिनको ये रिलैक्सेशन एप्लीकेबल नहीं होता? दिमाग एकदम शांत रखना, तुम लोग बोलना, जस्ट सोचना इसके बारे में। भाई रिलैक्सेशन नहीं लगता है, रिलैक्सेशन नहीं लगता है, इसका मतलब मुझे पार्ट बी के टाइम पे ही क्या करना पड़ेगा, बैंक डिटेल सबमिट करने पड़ेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? रिलैक्सेशन नॉट एप्लीकेबल, इसका मतलब तुझे वो डीलेड बेसिस का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, तुझे टाइम पे ही फाइल करना पड़ेगा, विच मीन्स तुम लोगों को पार्ट बी के टाइम पे ही बैंक डिटेल्स देने पड़ेंगे। और वो 3 लोग हैं जो भी TDS डिडक्ट करते हैं उनको तभी देना पड़ेगा पार्ट बी के टाइम पे, TCS कलेक्ट करते हैं और जो भी सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन लेते हैं उनको रिलैक्सेशन एप्लीकेबल नहीं होता है। बी वेरी केयरफुल इन एनी क्वेश्चन विच कम्स इन द एग्जाम। अगर ये लोग होंगे, देन रूल नंबर 10A विल नॉट बी एप्लीकेबल टू दीज पीपल। ठीक है, ओके। रजिस्ट्रेशन फॉर CTP NRTP वेरी सिंपल, बहुत फटाफट हो जाता है भाई। रजिस्ट्रेशन फॉर CTP NRTP के केस में रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी भाई। रजिस्ट्रेशन इज गोइंग टू बी व्हाट, मैंडेटरी। You have to apply for registration at least 5 days before commencement of business. Don't write start of the business, just write commencement of the business. ठीक है, I will write it. चलो मैं तुम लोगों को लिख के देता हूँ। Commencement of the business. Apply at least 5 days prior to commencement of business. बाद में तुम लोगों को मैक्सिमम लाइसेंस कितना मिलेगा, मैक्सिमम लाइसेंस मिलेगा 90 डेज और एनी पीरियड मेंशन्ड इन द लाइसेंस विच एवर इज लोअर। सी इट कैन बी 9 डेज ऑल्सो, वो जितना देंगे उतना, पर मैक्सिमम तुझे कितना मिलेगा, 90 मिलेगा, बराबर। CTP NRTP में एक पॉइंट रहता है कि भाई तुम लोग ने अगर रजिस्ट्रेशन ले लिया CTP NRTP का, तो तुझे ना एडवांस में एस्टिमेशन बेसिस पे पेमेंट करना पड़ता है। एडवांस में एस्टिमेशन बेसिस पे पेमेंट करना पड़ता है कि मेरा इतना इतना धंधा होगा, तो एस्टिमेशन बेसिस पे भी क्या करना है, पेमेंट करना है। एप्लीकेशन कभी करना है, एप्लीकेशन करना है एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू कमेंसमेंट। मैक्सिमम लाइसेंस पीरियड क्या है, 90 डेज है, बराबर। एडवांस में क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेशन बेसिस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। सर मुझे इसमें एक्सटेंशन मिलेगा क्या, 100% यस, तुम लोगों को मिल सकता है एक्सटेंशन ऑफ अनदर 90 डेज। बट और एक चीज याद रखना, अगर तुम लोग को एक्सटेंशन के लिए मांगने जा रहे हो, इन दैट केस तुम लोगों को एक्सटेंशन के टाइम पे भी क्या देना पड़ेगा, एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा फॉर वॉट एवर पीरियड यू आर गेटिंग द पीरियड एज एक्सटेंडेड पीरियड, बराबर, परफेक्ट एकदम। सो 90 + 90 मैक्सिमम, ठीक। सी CTP के लिए ना प्रोसेस सेम है जो नॉर्मल हम लोग फॉलो करते हैं, वो REG 01 पार्ट ए पार्ट बी, बिकॉज इट इज अ पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन, बिकॉज पैन होता है। बट NRTP का ऐसा सीन नहीं है, NRTP का सीन थोड़ा अलग है। NRTP के केस में NRTP आउटसाइड इंडिया है, उनके पास पैन होगा नहीं होगा अपने को मालूम नहीं। इसके वजह से सी NRTP कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। NRTP कैन बी एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल हो सकता है, या फिर NRTP एक एंटिटी हो सकती है आउटसाइड इंडिया, बराबर। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक इंडिविजुअल है समझो NRTP, ठीक है। प्लीज सब लोग इधर ध्यान देना, अगर कोई भी NRTP इंडिविजुअल होगा, उसके पास तो पैन होगा नहीं, तो उसको वेरिफिकेशन के लिए क्या देना पड़ता है, पहले तो एप्लीकेशन करो, एप्लीकेशन के साथ साथ पैन नहीं है ना, इसके लिए उसको पासपोर्ट देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अटेस्टेड कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट। सो पैन के जगह पे पासपोर्ट दे। सो NRTP कैन मेक एन एप्लीकेशन विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट, बराबर, नंबर 1। नंबर 2, एप्लीकेशन नीड्स टू बी ई वेरीफाइड। अभी जो एप्लीकेशन है वो वेरीफाई करना चाहिए, पर वेरीफाई कौन करेगा मालूम है, उसका ऑथराइज सिग्नेटरी इंडिया वाला, उसको एक ऑथराइज सिग्नेटरी अपॉइंट करेगा इंडिया में। वो जो इंडिया का ऑथराइज सिग्नेटरी होगा, दैट ऑथराइज सिग्नेटरी शुड बी एन इंडियन रेसिडेंट एंड ही शुड बी हैविंग अ वैलिड पैन।
कौन? इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए और उसके पास वैलिड पैन होना चाहिए। ऑथराइज सिग्नेटरी जो क्या करने वाला है? ई वेरीफाई करने वाला है। बराबर। सो एप्लीकेशन पीछे क्या होने वाला है? पासपोर्ट। वो जो एप्लीकेशन होगा कौन वेरीफाई करेगा? ई वेरीफाई। ऑथराइज सिग्नेटरी हु इज सिचुएटेड इन इंडिया, हु इज अ रेसिडेंट एंड हु इज इंडियन रेसिडेंट एंड हु इज हैविंग अ वैलिड पैन। एक नंबर बावा चकाचक, समझा कि नहीं रे? ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज इन केस ऑफ बिजनेस एंटिटी एस्टेब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया। इन केस ऑफ बिजनेस एंटिटी एस्टेब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया, इसका मतलब मैं इंडिविजुअल नहीं हूं। मैं कौन हूं? एक बिजनेस एंटिटी हूं। अगर मैं एक बिजनेस एंटिटी रहूंगा तो मेरे पास पैन होगा नहीं, बिकॉज मैं आउटसाइड इंडिया का हूं। मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं होगा, बिकॉज मैं बिजनेस एंटिटी हूं। इन दैट केस गवर्नमेंट बोलता है कि अच्छा एक काम करना, एप्लीकेशन के साथ साथ तुम लोग एक टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर देना जो तुम लोगों को वो गवर्नमेंट ने दिया होगा। सो एप्लीकेशन प्लस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर और एनी यूनिक नंबर विच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट और understanding everybody. So unique application plus tax identification number or any unique number which is given by the government or PAN। और ये कौन सा गवर्नमेंट होगा? उनका उधर का गवर्नमेंट। एक मिनट। हाँ, ठीक है। डन एकदम। तो दिस इज योर सीटीपी और एनआरटीपी। देखो तीन चीजें हम लोग ने देखी। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, बाद में रूल नंबर 10A, देन वी सॉ सीटीपी एनआरटीपी। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज अमेंडमेंट इन द रजिस्ट्रेशन। मतलब रजिस्ट्रेशन के केस में अमेंडमेंट। ये तुम्हारे एग्जाम का अमेंडमेंट नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन का अमेंडमेंट है। रजिस्ट्रेशन किया है तुम लोग ने, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है तुम लोग ने, और उसको क्या करना है? तुम लोगों को अमेंड करना है। अगर वो अमेंड करना होगा, अमेंडमेंट कैन बी ऑफ टू पार्ट्स, कोर फील्ड का अमेंडमेंट एंड नॉन कोर फील्ड का अमेंडमेंट। इफ इट ओके, नाउ द पॉइंट इज कि सर कोर फील्ड एंड नॉन कोर फील्ड क्या होता है? सबसे पहले ये बताओ। कोर फील्ड में स्पेसिफिकली तीन चीजें आती है, और ये स्पेसिफिकली ये ही तीन चीजें आती है। कौन सी चीजें? नंबर वन, तुम्हारा नाम चेंज हो रहा है, चेंज इन द नेम ऑफ बिजनेस, कोर फील्ड का चेंज है। सेकंड, एड्रेस चेंज हो रहा है। एंड थर्ड, तुम्हारे स्टेक होल्डर चेंज हो रहे हैं, मतलब डायरेक्टर चेंज हो रहे हैं। तो ये अगर होता होगा देन इन दैट केस ये कोर फील्ड का चेंज है। आई विल शो यू द एग्जैक्ट लैंग्वेज। देखो, इधर गया कोर एरिया। देखो, कोर एरियाज अमेंडमेंट इज अलाउड, ठीक है। तो कौन से कोर एरियाज होते हैं? नेम ऑफ द बिजनेस, एड्रेस ऑफ द बिजनेस एंड एडिशन और डिलीशन ऑफ द पार्टनर्स और डायरेक्टर्स ऑफ बिजनेस विच डज नॉट वारंट कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब ऐसे पार्टनर्स चेंज हो रहे हैं जिससे डिसोल्यूशन या फिर कैंसलेशन नहीं हो रहा है रजिस्ट्रेशन। डिसोल्यूशन नहीं, कैंसलेशन। ठीक है। सो नेम ऑफ द बिजनेस, एड्रेस ऑफ द बिजनेस, एडिशन और डिलीशन ऑफ द पार्टनर्स, दीज आर द कोर एरियाज। अगर ये कोर एरियाज के अंदर चेंजेस होते होंगे तो तुम लोगों को अप्रूवल लेने के बाद ही तुम लोग रजिस्ट्रेशन में चेंजेस कर सकते हो। कि करूँ क्या चेंज? तुम लोगों को सब डिटेल्स देने पड़ेंगे। ये देखो, मेरा चेंज जेन्युइनली हुआ है और दीज आर द डॉक्यूमेंटेशन। अगर वो अलाउ करते हैं प्रॉपर ऑफिसर तो तू चेंज कर सकता है, राइट। बट अगर वो नॉन कोर फील्ड का चेंज होगा, मोबाइल नंबर चेंज हो रहा है, तो वो थोड़ी घड़ी घड़ी हम लोग अप्रूवल लेने के जाएंगे उनका। ठीक है। तो नॉन कोर फील्ड का चेंज जो है ना, इसके लिए अप्रूवल का जरूरत नहीं होता है। बराबर है। सो इट इज बेसिकली 15, 15, 7 एंड 15, 15, 7, 7 क्या चीज है? एकदम मस्त था। तुम लोगों को लैंग्वेज याद रखने का जरूरत नहीं है। तुम लोग सिर्फ इतना रख के जाना यार, तुम लोग यू कैन मेक योर ओन लैंग्वेज इन द एग्जाम। 15, 15, 7, 7 व्हाट इज इट? 15 मतलब क्या? देखो, मेरे अभी फॉर एग्जाम्पल नाम चेंज हुआ, अभी एक स्पेसिफिक डेट होगा ना, विद इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट नेम हैज बीन चेंज। जो दिन पे नाम चेंज हुआ है उधर से लेके विद इन 15 डेज आई हैव टू गो टू द प्रॉपर ऑफिसर एंड आई हैव टू मेक एन एप्लीकेशन कि मेरा ऐसे ऐसे नाम चेंज हुआ है। बराबर। आई हैव टू मेक एन एप्लीकेशन, सो एप्लीकेशन करूंगा विद इन 15 ऑफ सच चेंज। ना प्रॉपर ऑफिसर के पास कितने दिन होते हैं? 15 डेज होता है टू इधर से येस टू दैट चेंज और नो टू दैट। सो विद इन 15 डेज this proper officer can either say yes completely or he will give you a show cause notice asking for additional documented information. So within 15 days they will ask for some additional documentation, he will give you a show cause notice. अभी मेरे पास कितना टाइम है? 7 days है टू रिस्पॉन्ड टू दैट नोटिस। तो मैं विद इन आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट नोटिस विद इन 7 days, 7 days। एंड उसके पास कितना दिन है? उसके पास 7 days है टू डिस्पोज ऑफ दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। Are you understanding? So say 15, 15, 7, 7, 15, within 15, I will make an application. Within 15, they will give you the show cause notice. Within 7, I have to respond to that show cause notice. And within 7, they have to dispose of that particular response to the show cause notice. बराबर? yes और no तभी बोलना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग? इतना याद रखना, यू विल बी सॉर्टेड। ठीक है।
उसके बाद अगर तुम्हारा पैन चेंज हुआ है, मतलब अगर पैन चेंज हुआ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ, मतलब फर्म का कंपनी बन गया या कंपनी का फर्म बन गया, कंपनी का एलएलपी बन गया, देन इन दैट केस में अमेंडमेंट इसके लिए पॉसिबल होता नहीं है। यू हैव टू कैंसिल द ओल्ड रजिस्ट्रेशन एंड यू हैव टू अप्लाई फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन। बराबर? अंडरस्टैंडिंग? नाउ एक छोटा सा सेल्फ रीड के लिए ही है ये चीज। हियर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब कौन से केसेस के वजह से तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। मैं फटाफट एक बार रीड कर देता हूँ, बट अल्टीमेटली ये चीज एक दो बार रीड करके याद रखने का ट्राई करना कि कौन से केसेस सुओ मोटो बाय रजिस्टर्ड पर्सन। मैं खुद जा रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है। क्यों? बिकॉज बिजनेस ही डिसकंटिन्यू हो गया, बिजनेस ट्रांसफर हो गया ड्यू टू डेथ ऑफ द प्रोपराइटर, डीमर्जर, ट्रांसफर एज ए गोइंग कंसर्न, चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस। क्यों? बिकॉज मेरा फर्म टू कंपनी बन गया, तो ओल्ड फर्म का जो होगा उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड पर्सन नो लॉन्गर लायबल टू बी रजिस्टर्ड बिकॉज उसका टर्नओवर का लिमिट ही क्रॉस नहीं हो रहा है, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, एज द केस में भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है। तो ये होता है सुओ मोटो कैंसिलेशन। दूसरा आता है कैंसिलेशन बाय द प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर क्यों क्यों कैंसिल, कौन से केसेस में कैंसिल करता है? बिजनेस इज नॉट कैरिड आउट फ्रॉम प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। मतलब ये जो बिजनेस है उसने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस से, डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस से कैरी आउट नहीं किया। भाई बाम्बू मिलेगा, बाम्बू तूने बोला था इधर से करेगा पर तू नहीं कर रहा ना बाबा, तो तेरा क्या हो जाएगा? रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। बराबर? मैं नोटिस तो इशू करता हूं, बट मैं गुड्स ही नहीं देता हूं। मैं इश्यूज नोटिस विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन वायलेशन ऑफ प्रोविजन। राइट? तो पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया। तुम लोग ने 10A का प्रोविजंस वायलेट कर दिया, मतलब बैंक स्टेटमेंट्स ही नहीं दिए, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए। आई अवेल्ड आईटीसी इन वायलेशन ऑफ सेक्शन नंबर 16, मतलब आईटीसी के प्रोविजंस, मतलब आईटीसी लेने के कुछ कंडीशंस है, वो अगर कंडीशंस तुमने वायलेट कर दिए, फिर इन दैट केस तुम लोगों को रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए। अरे बैंक तुम लोग ने आईटीसी के कुछ कंडीशंस है ना सेक्शन 16 के अंदर, वायलेट कर दिए तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए। वैल्यू मेंशनड इन 1 इज मोर देन वैल्यू मेंशनड इन 3B। मतलब मैंने 1 के अंदर जितने ट्रांजैक्शंस दिखाए हैं उसके हिसाब से टैक्स आता है 10 lakhs, बट जब ये एक्चुअल पेमेंट की बात आती है, पेमेंट में सिर्फ मैंने 3 lakhs ही किया, तो मैंने चोरी किया ना, बिकॉज 10 लाख का मैंने 1 में डाल के सामने वाले को 2B में दे दिया। पर जब भी मैं पेमेंट करने की बात आई, मैंने सिर्फ 3 लाख का ही पेमेंट किया, सामने को गया 10 लाख रुपया का क्रेडिट। मैंने कितना पेमेंट किया? सिर्फ 3 लाख का। तो गलत है ना, ये तो फ्रॉड है, ये तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें। बाद में यू हैव नॉट फाइल्ड द रिटर्न फॉर द कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 6 months, जो मंथली फाइलर है, जो क्वार्टरली फाइलर है क्यूआरएमपी में, देन इन दैट केस यू हैव नॉट फर्निश द रिटर्न फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 2 tax पीरियड। करेक्ट? अगर तुम लोग ने स्टार्ट किया मतलब तुम लोग ने रजिस्ट्रेशन लिया, पर विद इन 6 months तुम लोग ने धंधा ही स्टार्ट नहीं किया, गवर्नमेंट बोलता है भाई चल क्या रहा है, बोगस है, इसको निकालो, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो। बिजनेस क्यों स्टार्ट नहीं किया अब तक? 6 महीना हो गया, तो विद इन 6 months अगर नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन विल बी। कॉम्पोजिशन स्कीम का व्हाट इज द ड्यू डेट? कॉम्पोजिशन स्कीम का ड्यू डेट इज 30th जून। गवर्नमेंट बोलता है भाई 30th जून तो एक ही तो ड्यू डेट है भाई, उसके पहले तो कर। अच्छा नहीं कर रहा है क्या? एक काम कर, तुझे और 3 महीने देते हैं हम, जुलाई अगस्त सितंबर, 30th सितंबर, एटलीस्ट 30th सितंबर के पहले तो कर। अरे तो भी नहीं किया तूने, तो रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा? कैंसिल कर। अंडरस्टैंडिंग? ओके। फ्रॉड सप्रेशन एंड विलफुल मिस स्टेटमेंट, फ्रॉड सप्रेशन एंड विलफुल मिस स्टेटमेंट ये हुआ तो भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए। ठीक है, अभी सब लोग इधर ध्यान देना, फ्यू पॉइंट्स आर लेफ्ट। रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, अभी मैं माफी मांगता हूं कि प्लीज मेरा जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है ना, प्लीज वो कैंसिलेशन ऑर्डर रिवोक करो। प्लीज वो कैंसिलेशन ऑर्डर क्या करो? रिवोक करो, मतलब कैंसिलेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर, इन सिंपल वर्ड्स। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? 90-30 का प्रोग्राम 7:30 के बाद, 90-30 का प्रोग्राम 7:30 के बाद। तो ये ऐसे हम लोग याद रखेंगे, 90-30 7:30 ये क्या है? सी, मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, इधर विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का नोटिस, विद इन 90 डेज फ्रॉम कैंसिलेशन बेसिक, आई हैव टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। ये 90 डेज मेरे पास है टू मेक एन एप्लीकेशन। सामने वाला जो प्रॉपर ऑफिसर है उसके पास 30 डेज है तो इधर से यस और नो टू दैट रिवोकेशन एप्लीकेशन। इफ ही सेज यस, उसके पास 30 डेज है टू इधर एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट। अगर एक्सेप्ट किया विद इन 30 डेज एक्सेप्ट कर ले, तो इट इज अ गुड न्यूज फॉर मी, आई विल बी हैप्पी। 90 हो गया, मैंने एप्लीकेशन किया,
30 days इट इज विथ हिम, ही हैज टू डिसाइड कि क्या करना है उसके। 30 डेज के अंदर वो उसको रिजेक्ट करना है रिवोकेशन, देन इन दैट केस वो रिजेक्ट नहीं कर सकता, उसको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कम्युनिकेट एंड गिव अ शो कॉज नोटिस। सो मेरे पास अभी इंफॉर्मेशन का सबमिशन का टाइम आ गया। देखो 90 डेज में मैंने एप्लीकेशन की कैंसिल होने के बाद, 30 डेज में उसने शो कॉज नोटिस दिया, मेरे पास 7 वर्किंग डेज है टू रिस्पॉन्ड टू दैट शो कॉज नोटिस एंड गिव एडिशनल डॉक्यूमेंट। अभी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया तो उनके पास कितना टाइम है अभी, उसके पास 30 डेज है टू डिस्पोज ऑफ दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। सो इट इज 90-30-7। देखो एक बार, एक्सेप्ट विद इन 30 डेज करो, रिजेक्ट करना है तो भी विद इन 30 डेज शो कॉज नोटिस भेजो। मेरे पास कितने दिन है, 7 वर्किंग डेज है, एंड प्रॉपर ऑफिसर के पास कितने दिन है डिस्पोज ऑफ करने के लिए, विद इन 30 डेज। एकदम बराबर है। इसके साथ ना, रिवोकेशन के साथ ना, इधर मेरे बाद में एक दो चीज रियलाइज हुई कि मैंने ना ये 2 पॉइंट्स इधर ऐड किए कि भाई हु कैनॉट रिवोक द कैंसिलेशन ऑफ, मतलब वो रिवोकेशन कौन नहीं कर सकता है, जो यूआईएन होल्डर्स होते हैं ना, यूनिक आइडेंटिटी, जो एम्बेसी वाले लोग होते हैं, वो लोग रिवोकेशन फाइल नहीं कर सकते। जो जीएसटी प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो रिवोकेशन फाइल नहीं कर सकते। एंड जो भी रजिस्ट्रेशन लिया है, जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द टैक्स पेयर, मतलब टैक्स पेयर खुद बोल रहा है कि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो, उन्होंने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद मैं बोल रहा हूँ, "हे, नहीं नहीं, मुझे वो कैंसिलेशन हुआ है ना, वो मुझे रिवोकेशन चाहिए।" वो बोलेगा पागल आदमी है क्या तू, तू खुद आ गया था मेरे पास मांगने के लिए कि कैंसिल करो, कैंसिल करने का बोलता है कि रिवोक करो, नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग, सो दीज पीपल कैनॉट रिवोक देयर कैंसिलेशन ऑर्डर। आर यू क्लियर विद दिस? सो सबसे पहला पॉइंट देखा हम लोग ने, दैट इज इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेकंड पॉइंट देखा, दैट इज रूल नंबर 10A। थर्ड पॉइंट देखा, दैट इज सीटीपी एनआरटीपी। फोर्थ पॉइंट इज अमेंडमेंट इन द रजिस्ट्रेशन, दैट इज योर 15-15-7-7। फिफ्थ पॉइंट इज योर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, हाँ कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन। बाद में आता है पॉइंट नंबर 6, दैट इज रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। बराबर। बाद में आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन में प्लीज इतना याद रखना, मैं जितना बता रहा हूं उतना, सस्पेंशन कभी होता है इफ प्रॉपर ऑफिसर हैज रीजंस टू बिलीव कि तूने कुछ तो झोल किया है। इफ द प्रॉपर ऑफिसर हैज रीजंस टू बिलीव कि तूने कुछ तो झोल किया है, देन इन दैट केस वो प्रॉपर ऑफिसर बिफोर ही कैंसल्स योर रजिस्ट्रेशन, ही सस्पेंड्स योर रजिस्ट्रेशन एंड स्टार्ट्स द कैंसलेशन प्रोसीडिंग्स। बराबर। वापस, मुझे लग रहा है कि तूने झोल किया, आई हैव रीजंस टू बिलीव, तो मैं क्या करूंगा, कैंसलेशन प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करूंगा और तुम्हारा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करूंगा। जैसे मेरा कैंसलेशन प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो जाएंगे और मुझे समझा कि भाई तूने झोल किया है, then in that case my cancellation proceedings will get completed and your suspension will also get completed there, because उसके बाद तुम्हारा cancellation start हो जाएगा। So basically suspension period is a period just prior to cancellation। बराबर। So कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होते हैं और कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स कंप्लीट होते हैं। ये जो बीच में जो पीरियड होता है, जो रिसर्च वाला पीरियड होता है कि जेन्युइनली तूने कुछ झोल किया है क्या देखने वाला, वो जो पीरियड होता है दैट इज सस्पेंशन। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन यू कैन नॉट मेक एनी टैक्सेबल सप्लाई, नो जीएसटी रिटर्न टू बी फर्निश्ड, तुम लोग जीएसटी रिटर्न फर्निश नहीं कर सकते, एंड तुम लोग रिफंड भी क्लेम नहीं कर सकते। अंडरस्टैंडिंग। सुओ मोटो, अभी अभी देखो कि पीरियड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर कैंसिलेशन जो हुआ है वो सुओ मोटो हुआ है, मतलब मैं खुद गया था कैंसिलेशन करने के लिए, तो जो दिन से मैं एप्लीकेशन करूंगा, मैं आज अप्लाई किया, फॉर एग्जाम्पल टुडे इज 1 जैन, ठीक है, 1 जैन को मैंने अप्लाई किया, और कैंसिलेशन कभी हुआ, कैंसिलेशन हो गया समझ 5 जैन को, तो 1 जैन से लेके 5 जैन को जो पीरियड होगा, दैट पीरियड विल बी सस्पेंशन पीरियड, और उसके बाद का जो पीरियड होगा 5 से लेके, दैट विल बी योर कैंसिलेशन पीरियड, तो कैंसिल हो जाएगा। सो द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, on that date suspension will start till the cancellation proceedings are completed। बराबर। अभी प्रॉपर ऑफिसर अगर मेरा सस्पेंशन कर रहा है, सिंपल बात है, जब भी उसको लगेगा ही हैज रीजंस टू बिलीव ना, द डेट विच इज डिटरमाइंड बाय द प्रॉपर ऑफिसर टिल द कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स आर कंप्लीटेड। कभी कभी तुम लोगों को पीरियड लिखने के लिए आता है, सो यू शुड बी नोइंग इट लॉजिकली कि क्या पीरियड होता है, वो जब भी डिटरमाइन करेगा टिल द कैंसिलेशन प्रोसीडिंग। परफेक्ट। तो ये वर्डिंग्स याद रखना, कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स आर कंप्लीटेड, ऐसा। ठीक है। ओके। सो दिस इज योर सस्पेंड। नाउ मेरे हिसाब से दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम परस्पेक्टिव। ये चीज याद रखना, सप्लायर्स सप्लाइंग गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। देखो
मैंने तुम लोगों को एक इधर एक चीज बोली थी, अगर तुम लोगों को याद होगा, आई हैड टोल्ड यू दिस, यू आर दिस सप्लायर, यू आर सप्लाइंग थ्रू दिस ई कॉमर्स ऑपरेटर विच इज Amazon फॉर एग्जाम्पल। तो ये सप्लायर को रजिस्ट्रेशन क्या होता है, मैंडेटरी हो जाता है। तो इनका ही उन्होंने बात किया है कि कभी कभी जिधर उन्होंने बोला कि रजिस्ट्रेशन तो लेना पड़ेगा, बट कभी कभी तुम लोग ने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो भी चल जाएगा। ये कौन से केसेस होते हैं उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो एक बार अभी आते हैं इधर और देखते हैं कि क्या सीन है। देखो क्या क्या कंडीशन, देखो सप्लायर सप्लाइंग गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर एग्जेम्प्ट फ्रॉम कंपलसरी। देखो, पर्सन शैल नॉट मेक एनी इंटरस्टेट सप्लाई। भाई कंडीशन नंबर वन, अगर तू बोल रहा है ना कि तुझे रजिस्ट्रेशन नहीं लेने का है, मतलब यू आर अ स्मॉल पर्सन, बराबर, रजिस्ट्रेशन नहीं लेने का है, एक काम कर, मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा दैट यू विल नॉट मेक एनी इंटरस्टेट सप्लाई। ठीक है, ऑल द 8 पॉइंट स्ट्रेट लिखने के लिए आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, सो पर्सन शैल नॉट मेक एनी इंटरस्टेट सप्लाई। तो लोग क्या करते थे, अच्छा महाराष्ट्र टू गुजरात बेच नहीं सकते ना, एक काम करते हैं, हम लोग महाराष्ट्र में एक एस्टेब्लिशमेंट बनाएंगे, हम लोग गुजरात में भी एक एस्टेब्लिशमेंट बनाएंगे, और वो जो गुजरात में एस्टेब्लिशमेंट होगा वो गुजरात टू गुजरात हम लोग बेच देंगे, और वो इंट्रास्टेट माना जाएगा। मुझे गुजरात के अंदर कुछ क्लाइंट्स मुझे मिले हैं, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, महाराष्ट्र टू गुजरात बेच नहीं सकता अगर मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होगा। फिर इन दैट केस मैं क्या दिमाग लगाता हूँ, मैं काम करता हूँ, आई मेड वन एस्टेब्लिशमेंट इन मुंबई, महाराष्ट्र, आई मेड वन एस्टेब्लिशमेंट इन गुजरात, और गुजरात से इंट्रास्टेट करता हूँ। गवर्नमेंट बोलता है गोली बेटा, मस्ती नहीं। सो बेसिकली पर्सन शैल नॉट मेक एनी इंटरस्टेट सप्लाई, नंबर वन। नंबर टू, पर्सन शैल नॉट मेक एनी सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर इन मोर देन वन स्टेट। एक ही स्टेट में तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एक एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यू शैल हैव अ पैन, मतलब यू शुड हैव अ पैन। तुम लोगों को कुछ डिटेल्स सबमिट करनी पड़ती है ऑन द पोर्टल। सच पर्सन शैल डिक्लेयर ऑन द कॉमन पोर्टल पैन, स्टेट ऑफ ऑपरेशन, मतलब कौन से स्टेट में तुम लोग ऑपरेट कर रहे हो, एंड एड्रेसेस ऑफ प्लेस ऑफ। ठीक है, डन, अंडरस्टैंडिंग? तो ये अपने 4 पॉइंट्स हो गए। ये जब भी सबमिट होता है ना, सॉरी, ये जब भी सबमिट होता है ना, ये सबमिट होने के बाद वेरिफिकेशन होता है कि तुम लोगों का जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो करेक्ट है नहीं है। तो वेरिफिकेशन होने के बाद तुम लोगों को एक एनरोलमेंट नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? एनरोलमेंट नंबर। तुम्हारे पास एक ही एनरोलमेंट नंबर होगा, बराबर। एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर ने वही लोगों को अलाउ करना चाहिए जिनके पास एनरोलमेंट नंबर है। सो ई कॉमर्स ऑपरेटर शैल अलाउ ओनली सच सप्लायर्स हु हैज बीन प्रोवाइडेड द एनरोलमेंट नंबर। मतलब जिनके पास मेन रजिस्ट्रेशन है उनको अलाउ करेंगे ऑफ कोर्स, बट जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको किसको अलाउ करेंगे? जिनके पास क्या है? एनरोलमेंट नंबर है। एंड वंस यू गेट द रजिस्ट्रेशन, सच एनरोलमेंट नंबर वुड बी कैंसिल्ड। आर यू क्लियर विद दिस? एक बार पॉज करके ढंग से ये आठों के आठों पॉइंट्स पढ़ना। मैं बता रहा हूं इसमें से सीधा क्वेश्चन उठ के तुम लोगों को मिल सकता है। परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। नाउ दो चीजें भी आधार वाली की चीजें हम लोग डिस्कसिंग बिकॉज वेरी सिंपल टू रीड। जस्ट दैट मैं दो इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर। दिस इज वन पॉइंट आई वांट टू डिस्कस, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द इंटरकनेक्शन ऑफ आईटीसी चैप्टर एंड रजिस्ट्रेशन चैप्टर। प्लीज सब लोग इधर ध्यान देना, मैं बोल रहा हूँ सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करेगा। देखो, तुम्हारा इंक्वायरी हुआ, सर्वे हुआ, इंस्पेक्शन हुआ, इंस्पेक्शन होने के बाद प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि भाई तूने रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, बट तूने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, then in that case such officer shall register such person on a temporary basis and issue an order। बराबर, तो टेम्पररी बेसिस पे तुझे रजिस्ट्रेशन दे देगा वो, बिकॉज मुझे लगता है, प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि तुमने रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। देखो, इतना ही पॉइंट है वैसे देखा तो, कि भाई प्रॉपर ऑफिसर खुद से भी रजिस्ट्रेशन ले सकता है, बट पहले वो सीधा सीधा खुद से नहीं करेगा, पहले वो तुझे रिक्वेस्ट करेगा, भाई लेना रजिस्ट्रेशन। ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर फाइंड्स आउट दैट द पर्सन इज लायबल टू रजिस्टर, तो तुम लोगों को वो कम्युनिकेट पहले करेगा। अभी तुम्हारे पास कितना टाइम लिमिट है? देखो, सच पर्सन जिसको कम्युनिकेट किया है, सच पर्सन शैल सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ ठीक है, रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन। मतलब बेसिकली विद इन, सी, उसने तो क्या बता दिया तुझे कि इंक्वायरी हुआ, सर्वे हुआ, इंस्पेक्शन हुआ, उसको लगा कि भाई तुम्हारा क्या होने वाला है, तुझे रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए, तो टेम्पररी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन दे देगा। पर वो टेम्पररी है ना, टेम्पररी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद तुम लोगों के पास कितना टाइम मिलता है? 90 डेज के अंदर तुम लोगों को
एप्लीकेशन करना पड़ेगा। बराबर, परफेक्ट एकदम। अगर तुम लोग एग्री कर रहे हो इस पे तो, अगर तुम लोगों को टेम्पररी बेसिस पे तो रजिस्ट्रेशन मिल गया, अगर एग्री कर रहे हो तो ये करो। अगर एग्री नहीं कर रहे हो, देन इन दैट केस यू कैन गो टू द अपीलेट अथॉरिटी, यू कैन गो टू द अपीलेट अथॉरिटी एंड यू कैन मेक एन अपील। So file an appeal against such registration. And if the appellate authority upholds the liability of registration, appellate authority के पास जाने के बाद भी वो बोल रहा है कि नहीं नहीं भाई रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, आई विल हैव टू टेक अ रजिस्ट्रेशन। सो जैसे भी मुझे उसका जो ऑर्डर आएगा अपीलेट अथॉरिटी का, उधर से एप्लीकेशन करना पड़ेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सच ऑर्डर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी। सो अगर इफ आई एम अग्रीइंग टू इट विद इन 90 डेज फ्रॉम द ग्रांट ऑफ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, मुझे अप्लाई करना है। मैं अग्री नहीं करता हूं, जो भी तुम्हारा अपीलेट अथॉरिटी का जो लिमिट है, वो लिमिट के बेसिस पे तुम लोग अपील करो। अपील अगर फेवरेबल है तो अच्छी बात है, अगर फेवरेबल नहीं आया देन इन दैट केस मुझे विद इन 30 डेज क्या करना पड़ेगा, विद इन 30 डेज मुझे एप्लीकेशन करना पड़ेगा। सो दिस इज योर पॉइंट फॉर सो मोटो रजिस्ट्रेशन बाय प्रॉपर। परफेक्ट। एक लास्ट पॉइंट मैं तुम लोगों के लिए डिस्कस करूंगा इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। एक नया क्लॉज आया था कैंसलेशन के लिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन टू बी कैंसल्ड इन सर्टेन केसेस विच इज अ न्यू क्लॉज। बट वो न्यू क्लॉज भी डिस्कस करने के पहले तुम लोगों को सिचुएशंस एक्सप्लेन करता हूं कि व्हाट इज दिस सिचुएशन। ठीक है, आराम से इस पे थोड़ा सा आईटीसी चैप्टर का रेलेवेंस आएगा। ठीक है, ओके, आराम से एकदम अच्छे से देखना। अगर तुम लोग स्पीड पे देख रहे होगे, थोड़ा सा स्पीड कम करना रहे। ओके, ठीक है। तो अभी देखो, दिस इज फाइनेंशियल ईयर 24-25। ठीक है, ऑन 7th July 24, से फॉर एग्जाम्पल आई परचेस्ड सर्टन गुड्स एंड जिसका आईटीसी है 2 लाख रुपीज। अभी आईटीसी तो मिल गया, आईटीसी अवेल करने के लिए भी आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम। आईटीसी अवेल करने के लिए कितना टाइम मिलता है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का 30th November, और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। सो वैसे देखा तो ये 2 लाख रुपए का आईटीसी लेने के लिए मेरे पास टाइम लिमिट है 30/11/25, और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न, अज्यूम करते कि एनुअल रिटर्न बाद में ही फाइल हुआ। सो 30/11/25 के पहले मुझे 2 लाख रुपए का आईटीसी अवेल करना है। बराबर। तो तुम लोग पढ़ाई के लिए कैसे करते हो, बाद में करूंगा रे, बाद में करूंगा रे, बाद में करूंगा रे। तो अज्यूम करते कि वही तुम लोग वही बिजनेसमैन आगे बन गए। अभी भी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, आगे जाके प्रोक्रेस्टिनेट ही करने वाले हो। आज पढ़ाई के लिए कर रहे हो, कल काम के लिए करोगे। आंसर आदमी तो सेम ही रहेगा ना भाई। तो इसके लिए आज तुम लोग बोल रहे हो 7 जुलाई को कि भाई ठीक है आज आईटीसी मिला है, बाद में हम लोग कर देंगे आईटीसी क्लेम। तो तुम लोग ने नहीं किया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नहीं किया। 7th मार्च आया और 7th मार्च में तुम्हारा रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो गया। मैं बोला मां कसम, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया रे। अगर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है तभी मुझे रियलाइज हुआ, अरे यार मैंने तो 2 लाख का आईटीसी लिया ही नहीं, वेस्ट हो गया। तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद मैंने एप्लीकेशन फाइल किया फॉर रिवोकेशन। मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होना चाहिए, आई वांट टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन। सो मैंने रिवोकेशन का एप्लीकेशन फाइल कर दिया। ठीक है, रिवोकेशन अभी तक कुछ आया नहीं, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अभी मैं बोल रहा हूँ साला रिवोकेशन नहीं आया 30/11 तक। अभी 30/11 तक रिवोकेशन नहीं आया, मतलब ये आईटीसी लेने का टाइम लिमिट भी क्या हुआ, चला गया। और मेरा फाइनली रिवोकेशन आया ऑन 2/2/26, और जो कैंसिलेशन जो था वो क्या हो गया, रिवोक हो गया। मैं बोल रहा हूँ क्या फायदा अभी रिवोक करके, मेरा तो आईटीसी जो था, आईटीसी का ड्यू डेट जो था वो 30/11 था। आपने रिवोक कभी किया, 2/2/26 को किया। तो अभी वैसे भी मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला शांति, पीस पीस पीस, अपने को क्या चाहिए, पीस। अपने को चाहिए पीस। गवर्नमेंट ने बोला भाई शांति रख, थोड़ा सा शांति रख। 2/2/26 को भले तुम्हारा कैंसिलेशन हुआ होगा, गवर्नमेंट इज कंसिडरेड इनफ टू टेल यू दैट, कंसिडरेड इनफ इन दिस पार्ट, एंड दे आर टेलिंग यू दैट even though you could not take the ITC, but we are giving you one more opportunity. What is that opportunity? Opportunity is जब भी तुम्हारा रिवोकेशन हो जाएगा ना, उधर से विद इन 30 डेज तुम लोगों को एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। फॉर विच पीरियड, फॉर दिस पीरियड तुम लोगों को एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा रिवोकेशन से विद इन 30 डेज। वो जो रिटर्न होगा, वो रिटर्न के अंदर तुम लोग अपना आईटीसी क्लेम कर सकते हो, इवन दो यू हैव क्रॉस द लिमिट ऑफ अवेलिंग द आईटीसी। तो ये जो रिटर्न होता है वो पहले फाइल करना पड़ता है, और वो रिटर्न जो फाइल करेंगे उसके अंदर तुम लोग वो आईटीसी ले सकते हो। और अगर ये रिटर्न ही फाइल नहीं किया विद इन 30 डेज, तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन वापस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यही उन्होंने ऊपर लिखा है, देखो, रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड इफ द पर्सन डज नॉट फाइल द पेंडिंग रिटर्न्स विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन।
और तुम लोगों को आईटीसी का भी पॉइंट इधर बता दिया कि भाई इधर जो आईटीसी मुझे नहीं मिला था वो रिटर्न के अंदर में क्या ले सकता हूँ, उसका क्रेडिट ले सकता हूँ। एकदम बराबर है दोस्त। ओके, कम टू द नेक्स्ट पार्ट, सेकंड सिचुएशन, लास्ट सिचुएशन एंड लास्ट पॉइंट फॉर टुडे। देखो टुडे मतलब आज के सेशन के लिए सेम सिचुएशन लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 24-25, 7 जुलाई 24 को मेरे पास आईटीसी है 2 लाख रुपए का। मैंने आईटीसी क्लेम नहीं किया है बिकॉज आई एम गोइंग टू गेट इट। आई हैव टाइम टिल 30/11/25। बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, इधर तक नहीं किया। मेरा 7 मार्च को रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। अगर मेरा 7 मार्च को रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है देन इन दैट केस आई कुड नॉट टेक द आईटीसी। मैंने एप्लीकेशन फाइल किया फॉर रिवोकेशन और रिवोकेशन इसके बाद नहीं मिला, मुझे रिवोकेशन इसके पहले ही मिला 29/11/25 को। अभी गवर्नमेंट बोलता है देख भाई तुम्हारे पास टाइम है अभी आईटीसी क्लेम करने के लिए। मैंने बोला सर 2 दिन है मेरे पास, सिर्फ मेरे पास सिर्फ 2 दिन है, 29 एंड 30। मुझे थोड़ा सा भी काम करना पड़ेगा, मैं अभी किस काम कुछ काम में हूं। तो इसीलिए डोंट यू थिंक ये बहुत मेरे लिए बहुत इनकन्वीनियंट है और अनरीजनेबल है। भाई तुम लोग ने अगर 30/11 को ही कर देते रिवोकेशन तो क्या एक दिन के अंदर कुछ घंटों के अंदर करूं क्या? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि अगर ये 30/11 के पहले रिवोक हुआ होगा still you are going to get 30 days, so it will be 30 days from here or the time limit to avail the ITC whichever is later। मतलब 20/11/25 से 30 days जो भी आता है, जस्ट टेकिंग एग्जांपल ऑफ 29/12/25, तो ये डेट या फिर तुम्हारा ओरिजिनल डेट विच एवर इज लेटर कम्स टू 29/12, तो उधर तक तुम लोगों को टाइम लिमिट मिलेगा बिकॉज इन एनी केस यू विल गेट एटलीस्ट 30 days टू अवेल द आईटीसी। सिंपल। इवन दो द डेडलाइन इज दिस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 30 days इधर किधर फॉल होता है, इट इज ओके। अगर ये 29/9 होता तो इससे 30 days क्या होते हैं, इधर से 30 days क्या होता है, इधर से 30 days होते हैं। समझो, लेट्स टेक एन एग्जांपल। 30 days होते हैं 29/10/25 और 30/11/25। इसके पहले मुझे क्या करना है, आईटीसी लेना है। एकदम बराबर बराबर। तो आईटीसी का बात ये हो, अभी द पॉइंट इज ये जो रिवोकेशन होगा उससे विद इन 30 days वो रिटर्न फाइल करना है, वो तो करना ही। यू अंडरस्टैंडिंग? तो देखो यही पॉइंट है। तो ड्यू डेट फॉर क्लेमिंग द आईटीसी इज 30th November ऑफ द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर और एक्चुअल डेट ऑफ फाइल एनुअल रिटर्न और 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन व्हिचएवर इज। इन सिंपल वर्ड्स, अगर तुम्हारा जो रिवोकेशन हो रहा है वो आईटीसी क्लेम करने के बाद में आ रहा है देन इन दैट केस तुम्हारा टाइम लिमिट तो चला गया बट स्टिल दे आर गिविंग यू 30 days। अगर वो टाइम लिमिट के पहले अगर रिवोकेशन हो रहा है देन स्टिल यू विल गेट एटलीस्ट 30 days टू क्लेम द आईटी। और अगर टाइम लिमिट ही अगर दूर होगा, 30 days के बियॉन्ड होगा, तो उतना टाइम ओरिजिनल जो है वो तुम लोगों को मिल ही जाए। एकदम बराबर है। सो हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर इधर कंप्लीट होता है दोस्तों। सो अगर मैंने थियोरी पार्ट का बात किया, ओके, सबसे पहले ऊपर बात किया कि कौन से सेक्शंस देखे हम लोग ने। सेक्शन नंबर 22 जो मेन सेक्शन था, सेक्शन नंबर 23 पर्संस नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन, 24 बहुत डिटेल में कवर किया कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। आफ्टर दैट आता है प्रोसेस ऑफ फाइलिंग रजिस्ट्रेशन, प्रोसेस ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन। देन वी सॉ वन थियोरी पॉइंट दैट इज इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। देन वी सॉ कि भाई रूल नंबर 10A कभी लगता है। बाद में रजिस्ट्रेशन फॉर सीटीपी एनआरटीपी देखा। देन वी सॉ कि भाई अगर तुम्हारा अमेंडमेंट करना होगा कोर एरियाज के अंदर, नॉन कोर एरियाज के अंदर, याद रखना 15-15-7-7। परफेक्ट। कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इधर आ गया। देन कैंसलेशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट इज रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन, इधर आ गया 90-30-7-30। उसके बाद सस्पेंशन का पीरियड तुम लोगों को याद रखना है। देन आई टोल्ड यू 8 पॉइंट्स जिनको सप्लायर जो होते हैं उनको मैंडेटरी बेसिस पर रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता। 8 पॉइंट्स, ऑल 8 पॉइंट्स आई वांट यू टू रिमेंबर, right? I told you the interlinking of ITC and registration chapter, and I told you one more point of suo motu registration by the proper officer. So दोस्तों, this is how we are done with the detailed discussion of registration under GST. I hope that this entire topic was, the discussion was helpful for you. If yes, एक छोटा सा भाई के लिए लाइक बटन दबा देना और genuinely तुम लोगों को अच्छा लगा होगा तो एक तुम्हारा जो भी रिव्यू होगा तो प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो आज के लिए इतना ही। This is Yamat Majan. I will see you in the next video. Till then, bye bye. See you and take care. Bye.